हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। 23 मार्च है आज और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन कोचिंग से जुड़ी हुई है। अगर आप में से किसी को फाउंडेशन कोर्स या पर्सनल गाइडेंस का प्रोग्राम चाहिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए, आपको बता दें CAPF, इसके अलावा PCS का एग्ज़ाम और UPSC, तो अल्टीमेटली हम आपको प्रिपेयर करवाते ही हैं। तो इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। गाइडेंस और एक एप्लीकेशन है आईएएस दरबार के नाम से, उसको आप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करके कुछ क्लासेस वगैरह भी देख सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम आर्टिकल देखेंगे मिज़ोरम और यूँ कहें इंडिया म्यांमार का जो रिलेशन है, या इंडिया में नॉर्थ ईस्ट का जो डेवलपमेंट है उसको लेकर के आर्टिकल है लिसन टू मिज़ोरम। ठीक है ना, क्या इसमें कहा गया है उसकी हम बात करते हैं। मिज़ोरम इज़ वन ऑफ द स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आपको पता होगा। और इसके लिए हम एक बार मैप देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो हम देख रहे हैं ये इंडिया है, ठीक है, और इस तरफ म्यांमार है। तो इंडिया म्यांमार का ये बॉर्डर है, फाइन। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है और ये आप देख रहे हैं ये बाउंड्री है अरुणाचल प्रदेश के साथ। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड है, ठीक है, और नागालैंड के बाद मणिपुर है, देन मिज़ोरम है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, मिज़ोरम की। मिज़ोरम का जो एरिया है वहाँ पे 500 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है। हालांकि ये पूरा जो बॉर्डर है यहाँ से वहाँ तक वो 1600 किलोमीटर का है, ठीक है, बट इटसेल्फ विद मिज़ोरम इट इज़ 500 किलोमीटर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। तो मिज़ोरम के बाद क्या है, ये चीन स्टेट, याद रखिएगा, ये हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए। चीन स्टेट यहाँ पे है मिज़ोरम के साथ। और इधर अगर आप इधर का लोकेशन देखते हैं तो पैंगसाओ पास यहाँ पे है। पैंगसाओ पास ये म्यांमार का हिस्सा है। तामू भी अक्सर न्यूज़ में होता है। यहाँ पर मणिपुर और म्यांमार के बीच में ये तामू है और उधर मोरे है। तामू मोरे करंट में रहा भी है ना। क्या किसी को याद है तामू और मोरे क्यों न्यूज़ में रहा है? मोरे इज़ इन इंडिया और तामू है म्यांमार में, ठीक है। तो ये आपको पूरा जोग्राफिकल रीज़न है इसका, मैंने आपको दिखाया यहाँ पे जो स्टेट हैं और इस तरफ कौन सा प्लेस है, उसको भी हमें एक बार ध्यान में रखना होता है। कई बार इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल में क्या कहा गया है, लेट्स हैव अ लुक। देखिए, जो पॉलिसीज़ बनती हैं, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज़ बनती हैं, जाहिर तौर पर वो दिल्ली में बनती हैं, यानी कि जो कंट्री का कैपिटल है वहाँ पे बनती हैं। जो भी आपके मिनिस्टर हैं, सेंटर में जो मिनिस्टर हैं, दे विल डिसाइड, या फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि कैसा फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए। जो हमारे ऐसे हैं, ये NSA हैं, ये सब डिसाइड करते हैं। जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो स्टेट कैपिटल में डिसाइड नहीं होते हैं, राइट। कहाँ पर होते हैं, सेंटर के कैपिटल, यानी कि दिल्ली में होता है वो। सो यहाँ पे अब मुद्दा क्या है, आखिर कौन से फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करने की बात चल रही है। मुद्दा है कि भारत का जो बॉर्डरिंग स्टेट है, ठीक है ना, जैसे नेबर कंट्री के साथ जो बॉर्डर करने वाले स्टेट हैं, क्या उनके डेवलपमेंट को इग्नोर करना सही हो सकता है? और यहाँ पे अगर ऐसा नहीं है तो फिर मिज़ोरम के डेवलपमेंट्स में कहाँ कहाँ क्या कमी रह जा रही है। मिज़ोरम, आपको ये बताया मैंने, मिज़ोरम एक बॉर्डर स्टेट है इंडिया म्यांमार के बीच में, उसी के डेवलपमेंट पर इस पर फोकस किया गया है इस आर्टिकल में। दूसरी तरफ म्यांमार में जो सिचुएशन अभी चल रहा है, जिस तरीके की वहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको पता होगा कि म्यांमार में अभी क्या सिचुएशन है। कूप वगैरह ने पूरा ओवरटेक किया हुआ है। जो डेमोक्रेटिक वहाँ का सिस्टम था उसको इंटरप्ट कर दिया गया है और उसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट वहाँ पर हो रहे हैं। और इंडिया ने इसको लेकर के कंसर्न भी जताया था, कहा था कि जो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन है उसमें इंटरप्शन किया जा रहा है। फिर दूसरी तरफ जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स थे, जो डेमोक्रेसी को लाना चाहते थे, जैसा आपको पता है म्यांमार में देखा होगा आपने कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, सड़कों पे लोग उतर आए थे, क्योंकि उनको डेमोक्रेसी ही चाहिए थी, स्वतंत्रता चाहिए थी पूरी तरीके से। मिलिट्री रूल अब वो नहीं चाहते थे, ठीक है ना। तो अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इस पर कंसर्न तो दिखाया लेकिन आगे बढ़ चढ़कर कोई हिस्सा इसमें नहीं लिया, ठीक है। फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल स्टेटमेंट आस्किंग द मिलिट्री टू शो रिस्ट्रेंट बट दिल्ली हैज़ पुट ऑफ द इनकन्वीनियंट क्वेश्चन।
तो मिज़ोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं जोरामथांगा इन्होंने भी कुछ बातें कही, जैसे कि उनको उतना लग्जरी नहीं है या उनके पास उतने राइट्स नहीं है, ये सारी बातें भी उनकी तरफ से आई। फिर यहाँ पे जोग्राफिकल एरिया को शो किया गया है कि 500 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है और इट इज़ अ लॉन्ग एक्सपोजर टू द ईस्टर्न नेबर अलॉन्ग द चीन स्टेट। म्यांमार में चीन स्टेट वहीं पर है, अभी मैंने देखिए आप ये अगर आपको मैप याद आ रहा है तो यहाँ पे चीन स्टेट है, इसी की बात हो रही है। और ये कौन बोल रहे हैं? मिज़ोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बोल रहे हैं। तो मिज़ोरम वैसे ही बहुत ही क्रुशियल पॉइंट है, देखेंगे तो बांग्लादेश उधर और इधर म्यांमार, बीच में मिज़ोरम, ठीक है। सो उसको लेकर के इन्होंने बताया है कि क्या है, चीन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करती है स्टेट, मिज़ोरम स्टेट, और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका कि प्रॉपर एक एथनिसिटी एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। alleging the atrocity by junta, some 500 people have crossed over the Mizoram seeking refugee। अभी वहाँ से लोग, जैसे अभी मिलिट्री का रूल आ गया है म्यांमार में, थोड़े समय के लिए ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है लोगों को, तो लोग वहाँ से भाग करके, जैसे जो रोहिंग्याज है, रोहिंग्या की भी तो यही कहानी है, उसमें भी जो वहाँ की मिलिट्री है उनका ही काफ़ी ज़्यादा रहा है ये रोहिंग्या को रिफ्यूजी बनाने में और उनकी ये दुर्दशा करने में। तो वैसे ही फिर से 500 के करीब लोग वहाँ से भागे हैं और मिज़ोरम में आ रहे हैं शेल्टर के लिए, रिफ्यूजीज बन करके। सो मिज़ोरम एंड चीन स्टेट हैव शेयर्ड एथनिसिटी। अब जाहिर तौर पर इस तरीके से अगर आप एक लाइन खींच देंगे तो उससे तो कल्चर एकदम अलग नहीं हो जाता है ना। इधर का यहाँ पे जो रीज़न है और यहाँ पे जो रीज़न है, इनका कल्चर काफ़ी मिलता जुलता होगा। ये म्यांमार के साथ भी है, ये पाकिस्तान के साथ भी है, बांग्लादेश के साथ भी है। तो कोई भी हमारा जो बॉर्डरिंग स्टेट है, कंट्री है, वहाँ पे जो पास में बॉर्डर के पास का जो एरिया होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं। इवन आप अगर नेपाल और बिहार की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आप देखते हैं कि शादियाँ होती हैं एक तरफ से दूसरी तरफ में, तो काफ़ी ज़्यादा रिलेशन डेवलप हो चुका होता है। नाउ इंडिया वॉन्ट्स टू डिपोर्ट दीज पीपल एंड हैज़ क्लोज द बॉर्डर। अब इंडिया क्या चाहता है कि ये लोग जो इधर आ गए इनको डिपोर्ट कर दिया जाए, वापस भेज दिया जाए और बॉर्डर को क्लोज कर दिया जाए। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी उसमें ये बोला जा रहा है, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर हैं जोरामथांगा वो क्या बोलते हैं, उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग किया वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर के साथ, जिन मार आंग के साथ, इन विच ही एक्सप्रेस्ड सॉलिडारिटी विद द पीपल ऑफ म्यांमार। आप समझ रहे हैं, एक तरफ सेंटर बोल रहा है कि लोगों को वापस भेजिए और बॉर्डर को क्लोज कीजिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज़ को नहीं रख सकते, बट मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे सॉलिडारिटी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं पीपल ऑफ म्यांमार के साथ। तो एक तरह से क्या हो रहा है, कन्फ्रंटेशन हो रहा है, द व्यू ऑफ सेंटर एंड द व्यू ऑफ द स्टेट, और ये कन्फ्रंटेशन आगे चल करके बहुत नुकसानदेह हो सकता है। सो इंडिया हैज़ बिन द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी इन द साउथ एशिया, ठीक है, जाहिर तौर पर स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया, ठीक है। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, बट क्या वो एक्चुअली में अभी दिखाई दे रहे हैं? पीपल फ्लीइंग प्रोसिक्यूशन फ्रॉम द क्लोज एज श्रीलंका, एज फार एज ईरान, बहुत सारी जगह से लोग आते रहते हैं भारत में शेल्टर के लिए, क्योंकि इंडिया को एक सॉफ्ट नेशन की तरह भी जाना जाता है। देखिए, इंडिया ने 1951 का जो रिफ्यूजी कन्वेंशन उसको साइन नहीं किया, ये प्रीलिम्स का फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज़ नॉट अ सिग्नेटरी टू द 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन, डज नॉट हैव इट्स ओन असाइलम पॉलिसी। भारत के अपनी भी कोई असाइलम पॉलिसी नहीं है, एंड इज़ अनइवन इन इट्स ट्रीटमेंट ऑफ पीपल सीकिंग रिफ्यूजीज। तो इसमें दिक्कत क्या होती है, कहीं पर तो आप शेल्टर दे देते हो कि कुछ लोगों को आप शेल्टर नहीं देते हैं, कुछ लोगों को आप डिपोर्ट कर देते हैं। तो तमिल्स, तिब्बतन, अफगान्स हैव बीन वेलकम्ड, है ना। कुछ सालों में तिब्बतन्स जो आए उनको एक्सेप्ट किया गया, अफगानीज को एक्सेप्ट किया गया, तमिल्स जो श्रीलंका से आए उनको एक्सेप्ट किया गया, बट विद नो टूल किट टू डिस्टिंग्विश पॉलिटिकल ह्यूमैनिटेरियन रिफ्यूजीज फ्रॉम द इकोनॉमिक माइग्रेंट, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रिफ्यूजी सीकर अलॉन्ग रिलीजियस लाइन। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कटाक्ष किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है गवर्नमेंट को, कि जैसे रोहिंग्या के केस में हुआ और जो भी ऐसे रिफ्यूजीज़ आ रहे हैं कुछ ऐसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को फेस करके, है ना, रिलीजियस बेसिस पर, तो वहाँ पे थोड़ा सा अभी डिस्क्रिमिनेशन कर रही है सरकार, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है भारत सरकार के ऊपर। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपको याद ही होगा 2019 में आया है, और इसमें खुले तौर पर ये बात कही गई है कि
जो लोग यहाँ पर आएंगे उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं होने चाहिए। और अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान सबसे इसको अलाउ किया गया है। तो यहाँ पे ये जो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है गवर्नमेंट का, उसको लेकर के राइटर लिख रहे हैं कि ये एक अच्छा मैसेज स्प्रेड नहीं करता है। दूसरी तरफ कन्फ्रंटेशन को भी बढ़ावा देता है स्टेट के साथ और सेंटर के साथ। और एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि अगर म्यांमार में इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हो गया है, वहाँ पे ऐसे वायलेंस क्रिएट हो गए हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट मिज़ोरम तक नहीं पहुँचेगा? ठीक है, सो दिल्ली नीड्स टू लिसन द अर्जेंट वॉइस ऑफ मिज़ोरम। अभी इंडिया को क्या ज़रूरत है? इंडिया को ज़रूरत होनी चाहिए कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं उनके साथ अपना रिलेशन बेहतर करें, मिज़ोरम की बात सुने। इंडिया को म्यांमार में जो क्राइसिस है उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए एज अ लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करने के लिए काम करना चाहिए। एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन खास करके इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी का एक अहम मुद्दा है, की रोल प्ले करता है, राइट। लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी आपने सुना है ना, ईस्ट की तरफ। लुक ईस्ट में क्या था? ईस्ट की तरफ देखना है। आप कभी भी जब व्यापार करेंगे, इकोनॉमिक रिलेशनशिप को बढ़ाएंगे, स्ट्रेटेजिक रिलेशन को बढ़ाएंगे, तो हम सबसे पहले पूर्व की तरफ देखेंगे, ईस्ट की तरफ देखेंगे। दैट इज़ अ लुक ईस्ट पॉलिसी। और इसमें आपका जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास करके जितने भी बॉर्डर स्टेट हैं, वेदर इट इज़ नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, इधर आप चले आइए, राजस्थान, गुजरात, ये जो भी बॉर्डर स्टेट हैं, इवन बिहार, यूपी, इन सब के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इस पर इनके साथ बातचीत करनी चाहिए सेंटर को, है ना। इनको एक तरफ आप नहीं छोड़ सकते हैं कि आप अलग पॉलिसी बना रहे हैं और इनसे बात भी नहीं की जा रही है। और साथ में जो सिचुएशन अराइज हुआ है म्यांमार में, उस सिचुएशन को भी इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल इन्होंने यहाँ पे राइटर ने कहा है। अगला आर्टिकल है कोड ऑफ इक्वालिटी। ये हम देखेंगे, आपका जो जुडिशरी का सेक्शन है वहाँ पर आ जाएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने क्या कहा है, बहुत ही डिस्टर्बिंग सा एक अनाउंसमेंट, जजमेंट आया। उसमें उन्होंने कहा कि एक सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था एक लड़की को एक आदमी के द्वारा, और उस आदमी को कहा गया कि तुम राखी बंधवाओ, राइट, तुम राखी बंधवाओ, तभी उसी शर्त पे तुम्हें बेल मिलेगी। इज़ इट द जस्टिस? इट कैन नॉट बी द जस्टिस, राइट। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट, और इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द जुडिशरी, और आप जुडिशियल टर्म्स के थ्रू जाते हैं, लीगैलिटीज़ को चेक करते हैं, तो हाउ कैन यू सेट दैट कि यहाँ पे आप कोई जो सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है और उसको सज़ा देनी चाहिए, उसको सज़ा देने की जगह पे अगर उसको राखी बंधवा करके बेल ग्रांट किया जा रहा है, तो इट कैन नॉट बी द जस्टिस, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें, अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक केस है, ऐसे कई केसेस न्यूज़ में रहे हैं। इवन आपको याद होगा कि पॉक्सो एक्ट वाला भी काफ़ी न्यूज़ में आया था। उसमें जो डेफिनेशन का जिक्र किया था उस जज ने, हालांकि फिर टारगेट भी किया गया था, उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्शन भी लिया गया। फिर अभी सीजीआई का एक केस था जिसमें उनको बाद में सफाई भी देनी पड़ी थी कि वहाँ पे उनका कोई स्टेटमेंट था जिसको काफ़ी टारगेट किया गया था मीडिया के द्वारा। तो अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले जहाँ पर एक स्टीरियोटाइप जो माइंडसेट है लोगों का, और इवन आज तो जुडिशरी में भी ये जो स्टीरियोटाइप एक माइंडसेट दिख रहा है अगेंस्ट द वुमेन, ये बहुत सोचने वाली बात है। ऐसा राइटर बताते हैं कि जो वुमेन है उनकी डिग्निटी का क्या होगा, राइट। इस तरीके से उनको और टॉर्चर किया जा रहा है समहाउ। तो इन चीज़ों को लेकर के ये ऐसी समाज में ये चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। खास करके जो आपकी सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, इनमें भी रिफॉर्म की आवश्यकता है, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट कैसे आते हैं अभी मार्केट में, अभी ऐसे कैसे न्यूज़ में आ रहे हैं सारी चीज़ें, जिनकी फिज़िकल इंजरी होती है जो वुमेन की, या उनका जो अपना एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है वो स्ट्रेस में जाता है, मेंटली टॉर्चर होती हैं। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे जो भी स्टीरियोटाइप और पेट्रियार्कल नोशंस हैं समाज में, सोसाइटी में, वो आज भी व्याप्त हैं। तो ये मॉरल ऑब्वियसली बिहेवियर को शो नहीं करता है। और it warned against the attempt by the judiciary to suggest or entertain any compromises between the complainant and the accused।
जुडिशरी का सीधा सा मतलब है, आप अगर किसी ने बुरा किया है, गलत किया है, तो उसको सज़ा दें, राइट। उसका वहाँ पे बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि आप उसको एडजस्ट करें। एडजस्ट तो लोग फैमिली में करते हैं, एडजस्ट तो जब बातचीत जो दो फैमिली के बीच में होती है तो वहाँ पर लोग आपस में तालमेल बिठा करते हैं। बट अगर बात पुलिस तक पहुँचती है, जुडिशरी तक पहुँचती है, तो वहाँ पर न्याय ही मिलना चाहिए, ना कि ऐसा कोई बीच का रास्ता दिखाया जाए। So opinion that suggest good women are just or the obedient or natural mother, and those are express about the intention of a sexually active woman's intent. तो जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है कहीं ना कहीं वो आज भी हो रहा है, और इट्स नाउ हाई डिमांड कि सेंसिटाइजेशन करना चाहिए, राइट। सेंसिटिविटी आनी चाहिए जेंडर के लिए, ठीक है। कि कोई वुमेन है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, उनके लिए जो भी कानून आ रहे हैं वो कैसे होने चाहिए। कोई भी वर्डिक्ट है, कोई भी जजमेंट है, तो उस जजमेंट में भी उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर पुलिस पूछताछ कर रही है तो वहाँ पर भी जो एक सेंसिटिविटी है उसको रखते हुए काम करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो साउट द एडवाइस of Attorney General who assented to the need of sensitization, and the court has done well for using this opportunity to push judicial common sense and patriarchal terrain, the constitutional right and the violations. तो सिंपल है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, जो लीगैलिटी में दिया हुआ है, जो कानून बने हुए हैं, उसको इम्प्रूव किया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, राइट। इट विल बी द बेटर ऑप्शन। अगला आर्टिकल है बैंकेबल आइडिया। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में इसको एसोसिएट करेंगे, और हम बात करने जा रहे हैं बैड बैंक की, ठीक है ना। इनका कहना है बैड बैंक जो है वो एक बहुत अच्छा आइडिया है। कैसे बहुत अच्छा आइडिया है, सो यहाँ पे देखते हैं। देखिए, बैड बैंक का कॉन्सेप्ट अभी जस्ट न्यूज़ में आ रहा है लगातार, क्योंकि बजट में इसका अनाउंसमेंट किया गया है कि बैड बैंक्स बनाए जाएंगे, ठीक है ना। सो दैट जितने भी बैड एसेट हैं जो लौट के नहीं आ रहे हैं, एनपीएज हैं, उसको रिकवर किया जा सके। फाइन। अब पेंडेमिक के बाद की सिचुएशन को सभी लोग जानते हैं, और यहाँ पे अब बैड बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत की रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज इससे बैड बैंक से क्या होगा, पैसे की रिकवरी होगी और वो पैसा जो है आगे यूज़ में आएगा। सो वाई दिस पॉजिटिव सरप्राइज फॉर बैंकिंग सिस्टम, क्यों ये एक पॉजिटिव सरप्राइज है, आखिर ये अपनी बात को कैसे ये साबित कर रहे हैं कि ये सही ऑप्शन है। बिकॉज द बैंक इन इंडिया आर ग्लोबली वर मच बेटर कैपिटलाइज्ड। पेंडेमिक के पहले आपको याद होगा बहुत सारा पैसा कैपिटलाइजेशन करने के लिए दिया था सरकार ने बैंकों को, ठीक है ना। तो पेंडेमिक के पहले सिचुएशन बहुत अच्छी थी। दूसरा है, इंडियन बैंक हैड बिल्ट अप साइजेबल बफर to provide the bad asset, negating any surprise on balance sheet during the even after the pandemic. तो पेंडेमिक के बाद भी इंडियन बैंक्स ने काफ़ी अच्छा काम किया बफर रखने में, बफर क्रिएट करने में, बैलेंस शीट को मेंटेन करने में। तीसरा है, इंडिपेंडेंट रिसर्च शोज दैट द साइज ऑफ मिडिल क्लास ग्रोज टू अबाउट 2/3 ऑफ एशियन हाउस होल्ड ऑन द बैक ऑफ स्टडी राइज इन द डिस्पोजेबल इनकम। एक रिसर्च में पता चला है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल फाइनेंशियल एसेट्स जो है एशिया में वो बढ़ रहा है, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये 69 ट्रिलियन डॉलर 2025 तक ये पहुँच जाएगा, 3/4 ऑफ द ग्लोबल टोटल। तो एशिया का अगर हम ओवरऑल देखेंगे, यहाँ के जो हाउस होल्ड्स हैं, मिडिल क्लास हैं, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ी से हो रहा है, ये कहना चाहते हैं। अब बैंक इन एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया में भी जो बैंक है और एशिया ओवरऑल जो बैंक्स हैं उनका स्टीडी ग्रोथ हो रहा है, धीरे धीरे नए बिजनेस मॉडल को सेट कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं कॉस्टिंग को। उसके बाद जो डिजिटलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इंडिया की बात करें तो इंडियन बैंक एंड आरबीआई ब्रॉट अबाउट फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी लाया गया है और फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं, तो आरबीआई ने बहुत हद तक कोशिश की है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इंश्योर किया जा सके इंडियन बैंक्स में। और अभी एसबीआई तक पे भी जुर्माना लगा दिया था आरबीआई ने, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, एक बार न्यूज़ आई थी। तो जो भी बैंक्स अपने रूल्स को ब्रीच करते हैं, आरबीआई का कहना नहीं मानते हैं, उसको टारगेट किया जाता है आरबीआई की तरफ से, और ये एक डिसिप्लिन को मेंटेन करने का सीधा सा तरीका है। अब देखिए बैड बैंक के लिए इन्होंने क्या कहा है कि अभी बजट में अनाउंस किया गया बैड बैंक्स क्रिएट किए जाएंगे, जिसमें कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी और
AMC क्या है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ARC का काम क्या होगा? डेट को एग्रीगेट करना। AMC का काम होगा रेजोल्यूशन को मैनेज करना, ठीक है ना। रेजोल्यूशन मैनेजर इज AMC और डेट एग्रीगेट करने का काम ARC का होगा। उसके बाद NARC भी है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और टू एक्वायर स्ट्रेस्ड एसेट in an aggregated manner from the lenders and which will be resolved by National Asset Management Company. So a skilled and professional setup dedicated for the stressed asset recon. यहाँ पे ये बताया गया कैसे काम होगा। स्किल्ड प्रोफेशनल लोग इसमें काम करेंगे और सारे स्ट्रेस्ड एसेट को लाया जाएगा, है ना। उसमें जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स होंगे, AIFs होंगे, इन सब की हेल्प से पूरा काम किया जाएगा। पूरा ओवरऑल एफर्ट लगा करके मार्केट से जो स्ट्रेस्ड एसेट हैं उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद वो पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कहाँ होगा? बैड बैंक्स में ट्रांसफ़र होगा। और फिर इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन है, कितने पैसे आएंगे, कितना कटेगा, ओवरऑल कितना बैंक में पहुँचेगा। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा किस तरीके से होगा कि 1. कैपिटल बीइंग फ्रीड अप फ्रॉम द लेस देन फुली प्रोविजन्ड बैड एसेट। एक तो बैड एसेट से वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि उसकी रिकवरी हो गई है। दूसरा, द सिक्योरिटी एसेट बिकॉज ऑफ द सॉवरेन गारंटी। अब वहाँ पे गारंटी होगी, सॉवरेन गारंटी उसमें होगी, मार्केट में पैसा दिखेगा, फ्लो होगा, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा, राइट। एंड 3. द कैश रिसिप्ट दैट कम बैक टू द बैंक एंड कैन बी लेवरेज्ड फॉर लेंडिंग। सबसे बड़ी बात है उस पैसे को आप वापस फिर से मार्केट में दे पाएंगे और उससे जो ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ेगा आगे चल करके। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से जो बैड बैंक्स हैं उसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। एंड देयर इज़ नो रीज़न टू बिलीव वाई इंडिया कैन नॉट अकॉम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव। तो AMC, ARC इन सब का अपना रोल होगा, फास्टर डिसीजन मेकिंग का रोल होगा कि जल्द से जल्द डिसीजन लिया जाए और उस पर फिर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, तब जा करके हम इस कॉन्सेप्ट को सही कर पाएंगे। क्योंकि अगर फास्टर डिसीजन नहीं लिया गया तो फिर इसको अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। दिस विल फ्री अप द मैनेजमेंट bandwidth of bank, enabling them to focus on credit growth. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, विल मीट टुमारो अगेन। थैंक यू।